नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की, बात करेंगे पश्चिम बंगाल के राजनीति की, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की। क्योंकि जब बात ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की करेंगे तो निश्चित है कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात होगी। साथ साथ अगर जब भी बात हम करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति की और उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के समक्ष उत्पन्न जो चुनौती है, उस चुनौती में सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी की। तो निश्चित है कि चर्चा भारतीय जनता पार्टी की होगी। और साथ साथ हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का दुख क्यों एक जैसा है, आज क्यों ये दोनों के दोनों छत्रप एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर बार बार दिख रहे हैं। विगत 15 दिनों के अंदर में 3 ऐसे मौके आए हैं जब ये दोनों के दोनों नेता एक मुद्दे पर एक ही प्रकार का बयान जारी करते हुए देखे गए। यहां तक कि 2-2 बार अखिलेश यादव की ममता बनर्जी से मुलाकात हो चुकी है। तो मित्रों, बात करते हैं कि क्या है दो तरफा चिंता इन दोनों छत्रपों की। मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के मुखिया और पश्चिम बंगाल की 15 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी की। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसको भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य से। क्योंकि दो तरफा जो हमला है ना, उसमें एक कोण तो भारतीय जनता पार्टी का है और दूसरे कोण में की बात भी हम करेंगे इस वीडियो के दूसरे हाफ में करेंगे, जब हम बात करेंगे कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के समक्ष जो चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के अलावे दूसरे तरफ की जो चुनौती है, वो कौन सी चुनौती है जिस कारण से दोनों की मजबूरी है दोनों एक प्लेटफॉर्म पर रहें, एकजुट रहें और एक प्रकार की राजनीति करें। तो सबसे पहले समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के समक्ष मित्रों सब अगर 2014 के बाद से लगातार हम देखें, 2014 इसलिए मैं कह रहा हूं 2014 कट ऑफ डेट इसलिए है कि 2014 से देश की राजनीति बदल गई। इस देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी के उदय के बाद से देश की राजनीति का तरीका बदल गया, देश की राजनीति का पैटर्न बदल गया। उससे पहले की जो राजनीति थी 2014 से पहले की राजनीति, अगर उस राजनीति को अगर आप देखेंगे तो एक तरफ मनमोहन सिंह थे, दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लालकृष्ण आडवाणी थे, सुषमा स्वराज थी, अरुण जेटली थे, राजनाथ सिंह हुआ करते थे, नितिन गडकरी हुआ करते थे। लेकिन 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है कि वो अटल आडवाणी का युग नहीं है बीजेपी में, ये मोदी और अमित शाह का युग है। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किस प्रकार से बदली है? तो केवल बीजेपी की राजनीति नहीं बदली है मित्रों, कांग्रेस में भी उन दिनों, ठीक है ये बात सही है कि कांग्रेस के मुखिया सोनिया गांधी हुआ करती थी, राहुल गांधी फ्रंट फुट पे बैटिंग नहीं कर रहे थे, वो कह सकते हैं आपकी मिडिल हाफ में आके खेल खेलते थे राहुल गांधी, लेकिन फ्रंट फुट पे तो सोनिया गांधी थी, मनमोहन सिंह थे। वैसे ही समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे। लेकिन 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा करते हैं कि वो मतलब एक प्रकार से दावा इस प्रकार से होता है कि मोदी का युग भगवान श्री कृष्ण वाला युग है और अटल आडवाणी का युग जो था वो भगवान रामचंद्र वाला युग था। खैर, हम इस बात बहस में नहीं पड़ते कि भगवान राम का युग कौन था और कृष्ण का युग कौन था, उस पर आज हम बहस नहीं करते। लेकिन मूल मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा करते हैं वो ये कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की जोड़ी की तरह हर हमलों में नैतिकता ढूंढना बंद कर दिया है। जैसे को तैसा टिट फॉर टैट की राजनीति को अपना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने भी, कि जिस भाषा में जो छत्रप भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते हैं, अगर नवीन पटनायक अगर सभ्य भाषा में बीजेपी से लड़ाई लड़ते हैं तो बीजेपी भी नवीन पटनायक की भाषा में नवीन पटनायक को जवाब देती है। लेकिन जब बात आ जाती है अखिलेश यादव की और ममता बनर्जी की, जब बात आती है अखिलेश यादव और ममता बनर्जी टाइप राजनीति की, तो फिर ममता बनर्जी टाइप राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी ममता बनर्जी टाइप राजनीति को अपना लेना भारतीय जनता पार्टी के लिए अब वो मुश्किल काम नहीं है। वो दिन गए जब अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि हम चिमटे से भी, जब बीजेपी की सरकार 1 वोट से संसद में गिर रही थी तो बीजेपी ने कहा था कि नहीं, हम चिमटे से भी कोई गलत काम करके अपना सरकार नहीं बचाएंगे।
तो वो दिन बीजेपी के लोग दावा करते हैं टिट फॉर टैट ऑपरेशन लोटस कितने राज्यों में चला। खैर, आज हम मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है मित्रों कि जिस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी के बीच चल रही है, आपने देखा ईडी सीबीआई के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का समर्थन करने के लिए कलकत्ता उनके आवास पे जाके मिले और ममता बनर्जी की पीठ थपथपाई कि वाह दीदी वाह, बीजेपी से, ईडी से, सीबीआई से कोई लड़ सकता है तो ममता बनर्जी जैसी शेरनी ही लड़ सकती है। यह अखिलेश यादव का बयान था और अखिलेश यादव ने कहा कि मेरा पूरा समर्थन ममता बनर्जी के साथ है। दूसरा कारण एक और है मित्रों, पश्चिम बंगाल में मतदाता दो तरह के हैं। ठीक है, आप समझिए कि दोनों की जरूरत कैसे एक है। पश्चिम बंगाल में मतदाता दो तरह के हैं। एक जिसे ममता बनर्जी बोलती है कि बंगाली मतदाता, और दूसरा चूंकि एक जमाने में ऐतिहासिक रूप से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता मित्रों भारत की औद्योगिक राजधानी हुआ ही नहीं बल्कि एक जमाने में भारत की राजधानी भी हुआ करती थी कोलकाता। इसीलिए कोलकाता में प्रवासी मतदाताओं की एक बड़ी संख्या है। हाँ, ठीक है कि जब दिल्ली शिफ्ट हुआ देश की राजधानी और आजादी के बाद जिस प्रकार से मुंबई का विकास हुआ तो लोग कोलकाता जाने के बजाय दिल्ली और मुंबई ज्यादा जाना शुरू कर दिया देश भर के लोगों ने। लेकिन अगर आजादी से पहले देखेंगे तो एक प्रवासी मजदूर, चाहे बिहार के लोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हो, चाहे उड़ीसा के लोग हो, चाहे झारखंड के लोग हो, इनका एक निश्चित रूप से एक निश्चित संख्या में वो बंगाल जाया करते थे रोजगार के लिए, नौकरी के लिए और विभिन्न कामों के लिए, पढ़ाई के लिए भी कह सकते हैं आप। तो इसीलिए पश्चिम बंगाल के अंदर बिहार, उत्तर प्रदेश के लोगों की बड़ी आबादी है। तो अखिलेश यादव की आवश्यकता ममता बनर्जी को है, अखिलेश यादव की आवश्यकता ममता बनर्जी को है। इसलिए है कि जो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों से गए हुए जो मतदाता पश्चिम बंगाल में हैं, उन मतदाताओं को अखिलेश यादव की जाति के आधार पर उनका वोट ममता बनर्जी को दिलवाया जा सके, सामाजिक न्याय के नाम पर, जाति के नाम पर, तो यह ममता बनर्जी का इंटरेस्ट है। और दूसरा, ममता बनर्जी का इंटरेस्ट अखिलेश यादव के साथ यह है कि चूंकि मुसलमानों के बीच, मुस्लिम मतदाताओं के बीच जितनी लोकप्रिय ममता बनर्जी है उतनी ही लोकप्रियता अखिलेश यादव की भी है, उतनी ही लोकप्रियता अखिलेश यादव की भी है। आप आंकड़े निकाल कर देख लीजिए मित्रों, पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव ने 37 लोकसभा सीटें जीती, कुल इंडिया अलायंस को 43 लोकसभा सीटों पर जीत मिली, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की थी मुस्लिम मतदाताओं की थी। मुसलमानों का 92% वोट, अखिलेश यादव को यादवों का 79% वोट मिला। अखिलेश यादव को याद रखिए, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में यादव जाति का 79% वोट मिलता है, लेकिन मुसलमानों का 92% याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 20% मुस्लिम मतदाता हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में लगभग मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 27 से लेकर 30% के बीच है। और ये मुसलमान मतदाताओं में भी 88% वोट पिछली विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को मिला था, 88%। ये दोनों नेता देश भर के अंदर मुसलमान वोटों का सबसे बड़ा हिस्सा पाने वाले राजनेता में गिने जाते हैं। कि मुसलमान वोट का सबसे बड़ा हिस्सा अगर दो हिंदू नेताओं को मिलता है तो उसमें ममता बनर्जी और अखिलेश यादव। और पिछले लोकसभा चुनाव में इन लोगों की सफलता का सबसे बड़ा कारण ये 92% और 87-88% मुसलमान वोट ही रहे हैं। और दोनों को लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में, जो कि 2026 में आगे आने वाले 3 महीने के अंदर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है, और अगले वर्ष की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव होना है, जब अखिलेश यादव की असली परीक्षा होनी है। और इन दोनों चुनावों में मित्रों दो तरफा चुनौती है, अखिलेश यादव के लिए भी, ममता बनर्जी के लिए भी। दो तरफा चुनौती क्या है? सबसे पहले समझते हैं मुस्लिम वोट बैंक का। मित्रों, जब से AIMIM असदुद्दीन ओवैसी को बिहार के चुनाव में कुछ आंशिक सफलता मिली, जब से AIMIM को महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में सफलता मिली है,
तब से इन दोनों छत्रपों के बीच एक हरकंप की स्थिति है। हरकंप की स्थिति है कि क्या ओवैसी और ओवैसी टाइप पॉलिटिक्स क्या पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में वैसे ही खेला करेगी जैसे बिहार में और महाराष्ट्र में खेला हुआ है? अगर ऐसा हुआ तो दोनों के दोनों निबट जाएंगे। आप याद कीजिए, पश्चिम बंगाल में 27% कम से कम मुस्लिम मतदाता है। ये मैं बता रहा हूं 2011 का आंकड़ा। अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 में माने लगभग अब 30% आंकड़ा हो गया होगा। और उस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को छोड़कर ममता बनर्जी के पुराने लेफ्टिनेंट हुमायूं कबीर ने जनता उन्नयन पार्टी अपनी पार्टी बना ली। एक दूसरा, अब उस पार्टी का तालमेल करने की बात हो रही है ओवैसी की पार्टी से, एआईएमआईएम से। दो, तीसरा, फुरफुरा शरीफ की पार्टी आईएसएफ, जिसका तालमेल पिछली बार कांग्रेस और सीपीएम के साथ था, उस पार्टी के भी, आईएसएफ के भी इंडियन यूनियन उस आईएसएफ का भी तालमेल गठबंधन, इंडियन सेकुलर फ्रंट का भी गठबंधन करने की चर्चा चल रही है एआईएमआईएम से और हुमायूं कबीर की पार्टी से। और चौथी एक और पार्टी है मित्रों, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, इसके ये पार्टी है जमाते इस्लामी की। जमाते इस्लामी की पार्टी है जिसने एआईयूडीएफ की स्थापना करवाई थी असम में। बदरुद्दीन अजमल, जिसके मतलब जमाते इस्लामी हिंद के प्रदेश अध्यक्ष थे बदरुद्दीन अजमल असम में। और फिर असम में जिस प्रकार से एआईयूडीएफ का गठन हुआ उसके बाद उसे क्या सफलता मिली है बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जमाते इस्लामी द्वारा गठित पार्टी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके अभी वर्तमान में राष्ट्रीय संयोजक कौन है, तो सैयद कासिम रसूल इलियास। सैयद कासिम रसूल इलियास, और ये उमर खालिद के पिता है। उमर खालिद कौन, याद होगा आपको, 9 फरवरी 10 फरवरी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, भारत तेरे टुकड़े होंगे, कश्मीर मांगे आजादी, सिक्किम मांगे आजादी, कन्हैया कुमार के साथ नारा लगाने वाला उमर खालिद, दिल्ली दंगों में अभियुक्त के रूप में तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद, उसी उमर खालिद के पिता है कासिम रसूल इलियास। और चर्चा यह चल रही है कि ये चारों पार्टियां गठबंधन करके पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ेगी। इन चारों पार्टियों के पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने की बात हो रही है। और अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी एआईएमआईएम चंद्रशेखर रावण की पार्टी, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी लड़ने की बात कर रही है। अब आप कल्पना करके देखिए कि अगर पश्चिम बंगाल में आंशिक सफलता मिली, बिहार में आंशिक सफलता मिली है, महाराष्ट्र में एआईएमआईएम को, अगर आंशिक सफलता ने मनोबल बढ़ाया है ओवैसी का कि उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़े, तो आंशिक सफलता पर इन दोनों को जो तनाव है, कितने टेंशन में है अखिलेश यादव और ममता बनर्जी कि दोनों को एक दूसरे के साथ की जरूरत पड़ रही है। मुसलमान वोटों के कटने से इनको डर लग रहा है। तो उन डर को मिटाने के लिए लगातार अखिलेश यादव ममता बनर्जी को नरेंद्र मोदी के समक्ष चुनौती के रूप में पेश कर रहे हैं। अखिलेश यादव बार बार बता रहे हैं क्या कि अगर नरेंद्र मोदी को मुकाबला करना है तो ममता बनर्जी ही एकमात्र विकल्प है। आप याद रखिएगा, अगले विधानसभा चुनाव जब उत्तर प्रदेश में होगा तो ममता बनर्जी भी यही बयानबाजी करेंगी कि अगर नरेंद्र मोदी को रोकना है तो नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए अखिलेश यादव से बड़ा चेहरा कोई नहीं होगा। क्योंकि पता है कि मुसलमानों के बीच पहली प्राथमिकता क्या है। मुसलमानों में पहली प्राथमिकता यह नहीं है कि पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह प्राथमिकता नहीं है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुसलमानों के लिए प्राथमिकता यह दूसरे नंबर की है कि ममता बनर्जी को वोट डाले या ना डाले, अखिलेश यादव को वोट डाले या ना डाले। मुसलमान मतदाता पहले यह सोचता है कि बीजेपी को कौन रोक पाएगा, प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कौन रोक पाएगा। और इसी कारण से यह एहसास मुसलमान मतदाताओं को कराने के लिए अखिलेश यादव लगातार ममता बनर्जी की प्रशंसा कर रहे हैं और हर बयान का समर्थन कर रहे हैं। चाहे वो एसआईआर का मामला हो,
एसआईआर के मामला पर भी अखिलेश यादव जितना उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं बोला है अखिलेश यादव ने, उससे ज्यादा पश्चिम बंगाल के बारे में बोल रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अखिलेश यादव को लगता है कि उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव ने अपना काम कर दिया है। उनको लगता है कि अधिक वोटर्स जिनका नाम कटा है एसआईआर में वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, शहरी मतदाता हैं जिनका नाम मतदाता सूची से कटा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मामले में अखिलेश यादव खुश हैं। लेकिन चूंकि पश्चिम बंगाल में वैसी स्थिति नहीं है। पश्चिम बंगाल में आज भी डॉक्यूमेंटल प्रूफ जमा करने में जिन लोगों को नोटिस दिया गया है उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और जो डॉक्यूमेंट जमा करने की बात हो रही है, जमा किए जा रहे हैं, उसमें दिख रहा है कि पिता और पुत्र की उम्र में 12 साल का अंतर है, 25 साल का अंतर है पोता और दादा की उम्र में। यह परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो मतदाता सूची में जो नाम डाला गया, जो बीएलओ, जो सस्पिशियस नाम डाला गया है वह, तो यह नाम डालने का काम किसने किया है? बीएलओ ने किया है, बूथ लेवल ऑफिसर ने। और बूथ लेवल ऑफिसर कौन होते हैं? राज्य सरकार के कर्मचारी। राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं। और ये सब कर्मचारी किसके इशारे पर काम करते हैं? ऑब्वियस है, जब ममता बनर्जी जैसी मुख्यमंत्री अपने माने कोलकाता के कमिश्नर, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के डीजीपी हैं राजीव कुमार, उसके समर्थन में सीबीआई को छापेमारी करने से रोकती है, पूछताछ करने से रोकती है, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि जब बीजेपी के बचाव में मुख्यमंत्री सड़क पर आ जाए, जब एक कंसल्टेंट प्रतीक जैन के यहां छापेमारी होने पर उसके माने वहां छापेमारी स्थल पे ईडी के अधिकारियों के हाथ से सबूत छीनकर भाग जाए मुख्यमंत्री बंगाल पुलिस के सहयोग से, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बंगाल पुलिस और बंगाल सरकार के कर्मचारी किसके इशारे पे काम कर रहे होंगे। आप सीधा साधा अनुमान लगा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में तो सबसे बड़ा फैक्टर है कि किसी भी प्रकार से ममता बनर्जी का जो 87-88% मुसलमान मतदाता उनके साथ थे पिछले चुनावों में, वो वोट बरकरार रहे, और अखिलेश यादव के साथ जो 92% मुसलमान मतदाता थे वो 92% बरकरार रहे। यही एक सबसे बड़ा फैक्टर है जब इनकी सत्ता में वापसी हो सकती है। लेकिन चुनौती बड़ी है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे वो पश्चिम बंगाल हो। अब दूसरी चुनौती क्या है? दूसरी चुनौती है राहुल गांधी, दूसरी चुनौती है कांग्रेस पार्टी। दोनों के लिए है, उत्तर प्रदेश में भी और पश्चिम बंगाल में भी। दोनों समझ रहा है कि ये तलवार की धार पे चल रहे हैं। मतलब अगर कांग्रेस से गठबंधन करते हैं तो कांग्रेस उनके लिए एसेट होगी या लायबिलिटी होगी, ये दोनों तय नहीं कर पा रहे हैं, ना उत्तर प्रदेश में ना पश्चिम बंगाल में। ये दोनों के दोनों ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि कांग्रेस उनके लिए उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एसेट होंगे या लायबिलिटी। इस मामले में ममता बनर्जी ज्यादा स्पष्ट है। ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर कांग्रेस से तालमेल नहीं करना चाहती। अगर करना भी चाहती हैं तो ममता बनर्जी अपनी शर्तों पर 2-4-5 सीट देकर कांग्रेस को निपटाना चाहेगी। लेकिन अखिलेश यादव की मजबूरी है। मजबूरी यह है कि जो डेमोग्राफी है उत्तर प्रदेश का पश्चिम बंगाल जैसा नहीं है। पश्चिम बंगाल में 30% मुसलमान हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग 18 से 19% मुसलमान है, जो इनका कोर वोट है, सबसे बड़ा वोट है। उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव के मुसलमान के बाद दूसरे नंबर पे वोटर हैं वो यादव हैं, जिनकी आबादी 7 से 8% है। लेकिन ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल का भद्रलोक, जिसे ब्राह्मण, कायस्थ और वैद्य जाति कहा जाता है, इनकी आबादी लगभग 20% है। तो मुसलमान प्लस भद्रलोक की राजनीति करती है ममता बनर्जी। इस भद्रलोक को तोड़ने का लगातार बीजेपी प्रयास कर रही है, लेकिन बीजेपी को सफलता अब तक नहीं मिली है। और प्रयास इतना भीषण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसी भद्रलोक को साधने के लिए कास्ट जाति का नितिन नवीन को बनाया है। फिर भी बीजेपी को यह भरोसा नहीं है कि बीजेपी साध पाएगी या नहीं साध पाएगी। वैसे पिछले चुनाव की तुलना में इस बार भद्रलोक मतदाताओं की
का भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान अधिक दिख रहा है। और उसका कारण है गिरती हुई कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की गिरती हुई कानून व्यवस्था के कारण पश्चिम बंगाल का भद्रलोक भी नाराज है ममता बनर्जी से। लेकिन भद्रलोक पश्चिम बंगाल का एक तरह से जिसे हम कहते हैं ना, परंपरावादी रहा है, इतना जल्दी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। आपको याद होगा 34 वर्षों तक यह भद्रलोक वामपंथियों के साथ रहे, ज्योति बसु बुद्धदेव भट्टाचार्य के साथ रहे। 2006 के बाद नंदीग्राम सिंगूर आंदोलन के बाद ही ये ममता बनर्जी के साथ आए, 34 वर्षों के बाद। तो अभी तो ममता बनर्जी का 15 वर्ष ही हुआ है, तो बहुत मुश्किल होता है। अब इस चुनाव में क्या करते हैं भद्रलोक, बीजेपी उसी पर निशाना लगाए हुए। जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, पश्चिम बंगाल का दलित 70% बीजेपी के साथ है, आदिवासी 70% लगभग बीजेपी के साथ है। अगर बात करेंगे वहां ओबीसी की मंडल, वो आबादी लगभग 54-55% बीजेपी के साथ है। लेकिन अभी भी बीजेपी के लिए चिंता का कारण भद्रलोक है, जिसमें बीजेपी मात्र 25 से 30% वोट पाने में कामयाब रही है। लेकिन वही उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए वैसी कोई स्थिति नहीं है। हां ठीक है, पीडीए बनाया अखिलेश यादव ने पिछली बार पीडीए, लेकिन पीडीए को माना जा रहा है कि इसके अंदर इतनी विसंगतियां हैं जो विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव की तरह काम करना मुश्किल है। और उस पीडीए को ताकत देने के लिए कांग्रेस अगर अलग से चुनाव लड़ ली, अगर कांग्रेस ने अलग होकर बसपा से गठबंधन कर लिया, अगर कांग्रेस ने कोई ऐसा खेल किया जिससे कि, चूंकि इसलिए मैं कह रहा हूं चूंकि राहुल गांधी के लिए भी 3 ऐसे चेहरे हैं वर्तमान देश की राजनीति में, वर्तमान समय में, जो राहुल गांधी के भविष्य की राजनीति के लिए चुनौती है। एक चुनौती को तो राहुल गांधी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में निपटाया, अरविंद केजरीवाल। आपको याद होगा जब तक दिल्ली में सरकार थी आम आदमी पार्टी की, तब तक राहुल गांधी के सामने अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बताया करते थे खुद को, या आम आदमी पार्टी बताया करती थी कि केजरीवाल इज बेटर देन राहुल गांधी। वही काम ममता बनर्जी करती है। और ठीक बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आपने सुना होगा अखिलेश यादव का वह बयान, जब अखिलेश यादव के समर्थकों ने कहा कि अब समाजवादी पार्टी का नंबर है, मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे, अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री नेता बना देना चाहिए इंडिया अलायंस का, राहुल गांधी से ना हो पाएगा। तो राहुल गांधी के लिए चुनौती। तो अब यह बात तो राहुल गांधी को भी पता है, तो राहुल गांधी नाम का भी चुनौती, भले ही चुनौती छोटा है लेकिन दोनों जगह है, उत्तर प्रदेश में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है। इसीलिए अखिलेश यादव बार बार ममता बनर्जी की मदद करके, ममता बनर्जी के समर्थन में बयान देकर इस बात को, ममता बनर्जी को, जो मोदी विरोधी वोटर्स हैं, ऐसे वोटर जो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं देखना चाहता। आपको पता है आज भी पिछले लोकसभा चुनाव की बात अगर मित्रों हम करें तो भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए मिलाकर लगभग 43-44% वोट मिलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लगभग 55% वोटर्स मोदी के खिलाफ है, एनडीए के खिलाफ है। तो इन वोटर्स के बीच सबसे बड़ा चेहरा कौन, इसकी लड़ाई है। और जब तक ममता बनर्जी वो चेहरा नहीं बनेंगी पश्चिम बंगाल में, या अखिलेश यादव वो चेहरा नहीं बनेंगे, तब तक इस वोट बैंक में बिखराव की संभावना बनी रहेगी। आप कितने दिन तक ये कहते रहेंगे कि मुसलमान एक तरफा जो है अखिलेश यादव ममता बनर्जी को वोट डाले और मुख्यमंत्री बनाए अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी को, बिहार में तेजस्वी यादव को। तो इसीलिए एआईएमआईएम का वह नारा कि क्या मुसलमान केवल दरी बिछाने के लिए है, मतदाताओं को यह याद है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में कांग्रेस पार्टी से बड़े नेता हुआ करते थे मुस्लिम समाज के, एबी गनी खान चौधरी जैसे लोग। सीपीएम के दिनों में हन्नान मुल्ला जैसा बड़ा चेहरा हुआ करता था। आज क्या है? आज केवल एक ममता बनर्जी, इसके अलावा कोई नेता है क्या? उत्तर प्रदेश में भी कई बड़े नेता हुआ करते थे, कई कांग्रेस पार्टी ने कई मुसलमानों को मुख्यमंत्री भी बनाया। बिहार में अब्दुल गफूर हो, AR अंतुले हो, महाराष्ट्र में बड़े बड़े नेता रहे कांग्रेस पार्टी में मुसलमानों के, चाहे बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, प्राय हर राज्य में कह लीजिए आप। लेकिन क्या जब से ये छत्रप ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जैसे छत्रप
की राजनीति शुरू हुई तब से क्या कोई मुसलमानों का बड़ा नेता निकल पा रहा है? नहीं निकल पा रहा है। तो ये बात AIMIM हो, हुमायूं कबीर हो, ISF हो, चाहे ये वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जैसी संगठन हो, ये कह रही है कि भाई हमारा नेता तो हमारे समाज का होना चाहिए। और यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला का तहत दोनों के लिए चुनौती एक जैसी है, दोनों एक दूसरे की मदद में जिसे कहते हैं ना कि एकदम रेड कारपेट बिछाने की तैयारी में है। अब इनके रेड कारपेट पे जनता विश्वास करती है या नहीं करती है, ये तो पहले पश्चिम बंगाल के चुनाव में 3 महीने के अंदर चलेगा पता, और अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।